वेलकम बैक दोस्तों। आज तारीख है 11 दिसंबर 2022 को। आज वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट का एग्जाम हो गया और अभी हम लोग देखेंगे आंसर की 30 क्वेश्चंस को, जो रहेगा इंग्लिश पार्ट का। इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस आया था, जिसमें 15 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड था और 2 प्रोजेक्ट्स दिए गए थे, छोटी स्टोरी टाइप का पैसेज यानी कि, और 15 क्वेश्चंस पेडागोजिकल इंग्लिश का था। तो हम लोग उसका आंसर की को देखेंगे। बिल्कुल वेरीफाइड आंसर की है और मोस्ट ट्रस्टेड आंसर की है। वीडियो तक बने रहो। चलो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, ये सबसे पहला पेज है आपका क्वेश्चन पेपर का। तो देख लो, यहाँ पर रोल नंबर लिखना था। ऑब्वियसली मैं ब्लर कर दिया हूँ जिसका क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर था जिसको आपको OMR में लिखना था। और देखो, ये है इस क्वेश्चन पेपर का सीरीज 02B। कौन सा सीरीज है? 02B। और यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेगा, जो कि किया हुआ है। और यह पहला पेज था। अब देखो, ये था पार्ट सी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। आपको एक पैसेज मिला है और आपको दूसरा एक और पैसेज मिला है, यानी कि 2 पैसेज मिला है, एक ये और एक ये। इनसे कुछ क्वेश्चंस थे। कितना नंबर क्वेश्चन? 61 से 68 तक इतना क्वेश्चंस एक पैसेज से पूछा गया था। उसके बाद 69 से 75 तक वो दूसरे पैसेज के ऊपर में डिपेंड था क्वेश्चन। अब देखते सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलो देखो, ये है 61 क्वेश्चन नंबर। Darius took drastic steps to dash the rebellious part of the empire। अब आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और कहाँ पर मिलेगा? तो देखो, दरअसल यहाँ पर अगर आप पैसेज में देखोगे, अपने क्वेश्चन पेपर में आप जरा मिला लेना। तो इस वाले क्वेश्चन पर देखो, यहाँ पर बताया है ही कहने का मतलब कौन? जो पहले बात किया गया, देखो डैरियस किंग के बारे में है, यानी कि ही थॉट इट वुड टेक ड्रास्टिक स्टेप्स। यही तो था, ड्रास्टिक स्टेप्स टू पेसिफाई द रिबिलियस पार्ट ऑफ द एम्पायर। ड्रास्टिक स्टेप्स लिया पेसिफाई करने के लिए। पेसिफाई करने का कहने का मतलब शांत करना, पेसिफाई करना मतलब। तो यहाँ पर देखो, पेसिफाई ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन काम एक वर्ड है जिसका मतलब पेसिफाई होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। फिर से बोल रहा हूँ, 61 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। The people of Delos did not want to dash the conquest of Greece। अब यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो, तो इसका भी करेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पर पाएंगे। देखो जरा, यहाँ पर द फ्राइटेंड सिटीजन्स ऑफ डेलस, यानी कि पीपल ऑफ डेलस है, रिफ्यूज टू बिलीव दिस, नॉट वांटिंग टू अबेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रीस। देखो, टू अबेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रीस, अबेट कहने का मतलब सपोर्ट करना या समर्थन करना एक तरह से, ठीक है, मदद करना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अबेट, लेकिन अबेट तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जो सिमिलर मीनिंग रखता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सपोर्ट। 62 का सपोर्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो 63 क्वेश्चन नंबर। 2 स्टेटमेंट है, पर्सिया वाज एटोक्रेट, और पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, एथेंस वाज डेमोक्रेटिक। ये पर्सिया एटोक्रेटिक था और एथेंस डेमोक्रेटिक था। तो चूज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन चुनना है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। देखो, पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो टिक लगाया गया ना, ये उसका क्वेश्चन पेपर का है, जो बंदे ने, जो जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है, उसने टिक लगाया है एग्जाम में। तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड करना, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं जो रेड इंक से मार्क कर रहा हूँ वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा था? स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। और यहाँ पर बोला स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू है। देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखो यहाँ पर, ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस। तो एथेंस कैसा देश है, शहर है, तो डेमोक्रेटिक शहर है, तो ये बात तो करेक्ट है। अब दूसरी तरफ अगर यहाँ पर आओगे तो देखोगे, देखो यहाँ पर, पर्सिया वाज रूल्ड बाय वन। पर्सिया एक व्यक्ति के द्वारा रूल किया जाता था। तो जो देश को एक ही व्यक्ति रूल करता है, डोमिनेंट नेचर का होता है, तानाशाह टाइप का, उसको ऑटोक्रेटिक देश कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। पर्सिया ऑटोक्रेटिक था, बिल्कुल था। एथेंस डेमोक्रेटिक था, प्रजातंत्र था, हाँ ये भी था। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। द पीपल ऑफ डेलस रेन अवे बिकॉज दे वेयर। पीपल ऑफ डेलस भाग गए क्योंकि वे लोग थे। देखो, इसका भी करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा इधर में। देखो, द फ्राइटेंड सिटीजन्स ऑफ डेलस रिफ्यूज टू बिलीव दिस, नॉट वांटिंग टू अबेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रीस, दे फ्लेड। वे लोग भाग गए फ्रॉम द सिटी एंड डिड नॉट रिटर्न अंटिल द पर्सन्स हैड लेफ्ट। तो ऐसा वो लोगों ने क्यों किया? जब पूरा कहानी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं अभी कहानी नहीं समझा रहा हूँ, आंसर की बता रहा हूँ। तो दरअसल वे लोग अपना, देखो ऊपर में थोड़ा आओगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर ऑन देयर वे टू मैराथन द पर्शियन ट्राइड टू फूल करने का वो लोग कोशिश किया, बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया पर्शियन लोगों ने
ग्रीक वालों को, एथेंस वालों को, डेलस को, लेकिन वो लोग बिलीव नहीं किए। इसका मतलब वो लोग क्या थे, मूर्ख नहीं बने, यानी कि वाइज थे। देखो वाइज थे, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइज इज द राइट आंसर। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये गलत है। ये देखो, पर्सिया वाज रूल्ड बाय वन मैन, तो यहाँ पर पर्सिया जो अंडरलाइन पार्ट है वो सेंटेंस का एग्जांपल है। क्या का पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखना था, तो पर्सिया क्या है, एक देश का नाम, नेम ऑफ प्लेस है, तो नेम ऑफ प्लेस है, एक देश का नाम, इसका मतलब वो नाउन होगा। बिल्कुल साधारण सा एक क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिसका भी ये क्वेश्चन उसने भी नाउन लगाया, बिल्कुल सही। एथेंस हैड डैश द अदर ग्रीक सिटीज स्टेट्स अगेंस्ट द पर्शियन। देखो इसका करेक्ट आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इधर देखो आप, यहाँ पर डेरियस किंग ऑफ द पर्शियन एम्पायर वाज फ्यूरियस बिकॉज एथेंस हैड इंटरसीडेड फॉर द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स इन द रिवोल्ट अगेंस्ट पर्शियन डोमिनेशन। देखो इंटरसीडेड कर दिया था एथेंस ने दूसरे ग्रीक सिटी की तरफ। इंटरसीडेड कहने का मतलब होता है बीच बचाव करना, मध्यस्थता करना, तो इंटरवीन इसका एक और मीनिंग होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंटरवीन। यहाँ पर देखो ये रहा, इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक। तो यहाँ पर इंटरसीडेड है एक्चुअली में हमारा पैसेज में, लेकिन सिमिलर मीनिंग रखने वाला, क्योंकि यहाँ पर सिनोनिम आपको समझना पड़ेगा, इंग्लिश को जानना पड़ेगा। इंटरवीन 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी गलत है, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन को देखो। द वर्ड एबेट एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, एबेट का क्या मतलब था, मैं तभी बताया था। एबेट का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना, असिस्ट करना या सपोर्ट करना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल स्टूडेंट ने भी सही लगाया यहाँ पर। 68 क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कम क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनोबेल्ड। एनोबेल्ड एक एनोबेल्ड यूज हुआ है पैसेज में, उसका क्या मतलब होता है, तो एनोबेल्ड का मतलब होता है बिल्कुल बढ़ावा देना, तो इनकरेज करना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 का ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो पैसेज दिया था, जिसका 69 से 75 क्वेश्चन नंबर तक था। देखो तीन पैराग्राफ में क्वेश्चन है, एक और दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। देखो ये पहला क्वेश्चन है 69, फाइनली आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन। ये तो पैसेज पर आधारित है, लेकिन पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। बोला कि यहाँ पर जो सेंटेंस है फाइनली आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, ये किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो असर्टिव है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस के साथ रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब लगा रहता है, और ये फाइनाइट वर्ब होता है, मतलब ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के आधार पर अपना रूप को बदली करता रहेगा, ठीक है। तो यहीं पर तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा है और ये वर्ब लगा है, या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो सवाल पूछता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहेगा, तो यहाँ पर देखो फुल स्टॉप आया है। इंपेरेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाला कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तो आप बिल्कुल पहचान लोगे, एक एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह का रहेगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तो है भी नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा इसका, 69 का ऑप्शन ए। 70 नंबर सवाल, एट एल इसका क्या मतलब होता है, मीन्स, तो इसका मतलब होता है एंड अदर्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जिसने मार्क किया है सही है। 71 क्वेश्चन नंबर, इन हिज एक्सकर्शन लिटिल राकेश वाज अकम्पनीड बाय। अब देखो ये बिल्कुल पैसेज पर आधारित था, आपको पैसेज पढ़ना होगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरेटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, लिटिल राकेश वाज डैश व्हेन ही सॉ द नरेटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। देखो इसको भी आप पैसेज में बिल्कुल आराम से पा सकते हो, अगर यहाँ पर देखो तो पैसेज में मिल जाएगा आपको। ये देखो यहाँ पर मार्क भी किया गया है, 4 मंथ ओल्ड, ये बिल्कुल राकेश के लिए ही बोला जा रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4 मंथ्स ओल्ड, ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ डेनिजन का सिनोनिम आपको मांग रहा है, यानी कि पर्यायवाची, सिमिलर मीनिंग रखने वाला वर्ड मांग रहा है। डेनिजन का मतलब होता है ऑक्यूपेंट्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उस जगह में उसका बहुतायात होना, वो कब्जा करके रखना एक तरह। अब बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन नंबर पर, आई वुड कैरी हिम इनटू द गार्डन एंड लेटर अप द स्टीप ग्रेवल पाथ टू द मेन रोड। यहां से यहां तक एक सेंटेंस। अब सवाल है दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेंस का ऑप्शन दिया गया है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, उड़ना ये विल का पास्ट टेंस होता है, तो विल का पास्ट टेंस का मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई रिपीट, 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंपल पास्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 75, द एनिमल विच इज रेयर इन द प्लेस मेंशन्ड इन द पैसेज। तो स्क्वायरल इसका करेक्ट आंसर होगा। मसूरी का बात हो रहा था, प्लेस कौन सा मसूरी में, स्क्वायरल की संख्या बिल्कुल रेयर होता है, कम देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76,
ये देखो यहाँ से अब खत्म हो गया वो प्रोज वाला, अब यहाँ से पेडागोजिकल क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल का था। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ लैंग्वेज क्लासरूम शुड बी सीन एज। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मार्क करके रखो, बिल्कुल वेरीफाइड आंसर है, आप बिल्कुल आंख बंद के विश्वास कर सकते हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मैं कह दूं ये सी टेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, पिछली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि फॉर टीचिंग अ ग्रामर item, a teacher begins with examples and then with the help of example she or he clarifies the rule. After that she or he asks the student to provide more examples and provide clarification. The teacher here in thus using, कौन सा मेथड यूज कर रहा है टीचर? टीचर शुरू कर रहा है पढ़ाने का, बिगिंस कैसा कर रहा है? एग्जाम्पल से, और उसके बाद में एग्जाम्पल देने के बाद में एग्जाम्पल की मदद से वो रूल को बाद में क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि टेक्स्ट को पढ़ा रहा है। तो इस तरह का जब मेथड अपनाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव मेथड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडक्टिव, ठीक। और जो कोई टेक्स्ट बुक पहले रूल पढ़ा लेता है उसके बाद में एग्जाम्पल देता है उसको डिडक्टिव बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 77 का बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग TLM इज मोस्ट एसेंशियल फॉर एन इंग्लिश टीचर टू कैरी टू द क्लासरूम। TLM कहने का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि कुछ ऐसे सामग्री है जो पढ़ाते वक्त हम लोग को मदद मिलाते हैं हम लोग एज ए टीचर। जैसे कि यहाँ पर देखो ऑप्शंस में जो भी है, डिक्शनरी है, चार्ट है, टेक्स्ट बुक है, मॉडल है, ये सब TLM है। लेकिन क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, मोस्ट एसेंशियल TLM बोला है इन चारों में से। तो देखो टेक्स्ट बुक इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाएंगे कैसे? ब्लैक बोर्ड ना रहे, डिक्शनरी ना रहे, चार्ट ना रहे, मॉडल ना रहे तो चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक तो चाहिए ही चाहिए ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, याद रहे नॉट बोला है, नॉट अ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, यानी इंग्लिश पढ़ाने के क्रम में सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग के टाइम में कौन सा प्रिंसिपल नहीं है बोल रहा है? तो प्रॉम्प्ट फीडबैक हाँ होना चाहिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए, मेमोराइजेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। रट्टा मारना, मेमोराइजेशन करना ये जरूरी नहीं है बच्चों के लोग के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखो मुझे थोड़ा सा डाउट है लेकिन ऑप्शन ए पर भी, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ग्रामर इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। फिर से प्रिंसिपल का बात कर रहा है, ठीक है, ग्रामर लेकिन पढ़ाना है इस बार, है ना, सेकेंड लैंग्वेज का, इंग्लिश का ही यहाँ पर बात कर रहा है। तो कौन सा है प्रिंसिपल? तो लर्नर शुड बी टॉट ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेवेंट फॉर कम्युनिकेशन। सिर्फ कम्युनिकेशन में से संबंधित चीजों को आपको पढ़ाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इतना संकुचित, इतना नैरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड अपना के भी आप इसको बना ही सकते हो। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। लर्नर शुड बी टॉट ओनली ट्रांसलेशन के द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, द मोस्ट करेक्ट निकल रहा है 80 का बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट ट्रू, सही नहीं है फॉर सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश के लिए, लर्निंग एंड एक्विजिशन इन डायरेक्ट मेथड, यानी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मेथड से अगर हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और एक्विजिशन करना चाहते हैं, एक्विजिशन करने का मतलब अपने आप करते करते नेचुरली जिसको सीखा जाता है, जैसे कि हम अपना मदर टंग को कैसे सीखते हैं, बिना स्कूल गए भी सीख जाते हैं, हिंदी बोलना, बंगला बोलना, जो घर में चल रहा है वो भाषा को, है ना, एक्विजिशन कहते हैं उसको, अपना लेना एक तरह से। तो बोल रहा है नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है इंग्लिश के बारे में? तो सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल फैक्टर इन बोथ, हो सकता है, अभी मार्क करके देखते हैं हम लोग। नॉट ट्रू हमको ढूंढना है। वी डू नॉट यूज ट्रांसलेशन मेथड फॉर बोथ, ये भी हो सकता है, देखते हैं। ट्रांसलेशन मेथड दोनों के लिए यूज नहीं किया जाता है। वी यूज मदर टंग फॉर बोथ, हम लोग दोनों के लिए मदर टंग इस्तेमाल करते हैं। देखो लैंग्वेज सीखने के लिए इंग्लिश को मदर टंग इस्तेमाल तो किया जाता है एक तरह से। आगे देख लेते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर बोथ, हाँ ये भी सही है, ये दो तो ट्रू है पक्का। अब आंसर या तो बी में है या तो सी में, मुझे लिटिल बिट यहाँ पर डाउट है, बिल्कुल मैं गलत नहीं बताऊंगा, मुझे आंसर बी और सी दोनों में थोड़ा सा डाउट है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मार्क करके रखते हैं, ठीक है, मैं बाद में इसको बता ही दूंगा। 81 का आंसर आइदर बी और सी है, देखते हैं बाद में। नेक्स्ट 82 का क्वेश्चन आंसर, सिटिंग अरेंजमेंट इन अ डाइवर्स सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम शुड बी। एक डाइवर्स सेकेंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश का क्लासरूम है और वो बिल्कुल डाइवर्स है, अनेक अनेक प्रकार का छात्र लोग हैं, तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट एज ए टीचर आप कैसे रखोगे? फिक्स्ड रखोगे, फ्लेक्सिबल बट प्लान रखोगे,
फिक्स्ड बट प्लान रखोगे, फ्लेक्सिबल बट अनप्लान रखो। देखो प्लान तो आप रखोगे, इसलिए ऑप्शन डी तो गलत है। प्लान यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, बिल्कुल कोई भी चीज प्लानिंग से ही होगा। पढ़ाने के टाइम में प्लान करके करना पड़े, लेकिन फ्लेक्सिबल रखोगे या नहीं रखोगे। देखो एक वर्ड यहाँ पर आया डाइवर्स, डाइवर्स मतलब अनेकता, बहुतायत, डिफरेंट काइंड्स, है ना। तो अगर काइंड्स बहुत ज्यादा है बच्चों का, तो आपको फ्लेक्सिबल थोड़ा रखना पड़ेगा, उसमें लचीलापन लाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 82 का आंसर बी। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन नंबर, इमीडिएट करेक्शन ऑफ एरर्स इज इनकरेज्ड इन। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोल रहा है कि इमीडिएट करेक्शन यानी कि बिल्कुल तुरंत ही आपको सुधार दिया जाए आपके गलतियों को। इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, इन किस में आपको तुरंत करेक्शन कर दिया जाना चाहिए, बोल रहा है कम्युनिकेटिव अप्रोच में, बातचीत के दौरान वाला में, या फिर ट्रांसलेशन मेथड में, अनुवाद के संबंध में, या फिर कम्युनिटी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में, या प्रोजेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में। देखो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि बातचीत के दौरान कोई गलती होता है इंडिविजुअल से, तो वो तुरंत इसको, हाँ आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, इस तरह करके सुधारा जा सकता है। ट्रांसलेशन में तो आप सुधारोगे तो इमीडिएट करेक्शन नहीं आएगा, है ना। कम्युनिटी बेस्ड लैंग्वेज में इस तरह से कम्युनिटी वाला बात में इंस्टेंट इमीडिएट करेक्शन करना थोड़ा संभव नहीं है। तो हमारा आंसर ए होगा, 83 का ए। नेक्स्ट नंबर 84, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन अ पैसेज डिपेंड्स ओनली ऑन। किसी पैसेज का में जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसका अर्थ डिपेंड होता है, आश्रित रहता है किस पर, उसके कंटेक्स्ट पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, किस संदर्भ में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वर्ड है बैंक। अब बैंक का साधारण मतलब होता है कि एक बिल्डिंग जहां पर हम लोग पैसे वगैरह ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे रखते हैं, डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह करते हैं, उसको बैंक बोलते हैं। लेकिन एक और बैंक होता है जिसका मतलब होता है साइड ऑफ द रिवर, रिवर का साइड, ठीक है, रिवर साइड को भी बैंक बोला जाता है। अब कौन सा मीनिंग है किस पैसेज में, उसको आप संदर्भ से ही पता कर पाओगे, किस कंटेक्स्ट में वो यूज हुआ है। अगर पैसे के कंटेक्स्ट में बैंक यूज हो रहा है, मनी के कंटेक्स्ट में, तो फिर उसका मतलब तो जो हम लोग बैंक बिल्डिंग वाला समझते हैं। और किसी नदी के रूप में अगर बैंक इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम लोग साइड समझेंगे, नदी का किनारा। इसलिए कंटेक्स्ट ही समझाता है, बताता है हमें किसी वर्ड का मीनिंग पैसेज से। ऑप्शन बी 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बेसिक स्किल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग कंप्राइजेस ऑफ। अब लैंग्वेज को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं, तो वो कौन से हैं? तो बिल्कुल हम लोग जानते ही है, तो बहुत आसान है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यही होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसका भी ये बी लगाया बिल्कुल सही जवाब है। तो 85 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू। फिर से नॉट ट्रू, याद रहे सवाल को बड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़ा नोट वाला बहुत क्वेश्चन यहाँ आया है। अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, वही लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में कौन सा बात सही नहीं है, ये बात कह रहा है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई एक्सपर्ट ही होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, देखो अ चाइल्ड यूजेस द लैंग्वेज करेक्टली विदाउट बीइंग कॉन्शियस अबाउट द ग्रामर रूल्स। बिल्कुल एक बच्चे को ग्रामर का कुछ रूल्स नहीं पता रहता है, तब भी वो अपना लैंग्वेज का बिल्कुल सही सही इस्तेमाल कर लेता है। जैसे कि हम लोग का मदर टंग, स्कूल कोई नहीं गया है, ग्रामर नहीं जानता है, तब भी हम लोग बंगला, हिंदी वगैरह बिल्कुल आसानी से बोल ही सकते हैं ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ नेचुरल सेटिंग। लैंग्वेज का जो विकास होता है बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में होता है, बिल्कुल सही बात है, घर में ही होता है हम लोग को। कोई जरूरी नहीं कि कोई एकेडमिक स्कूल में ही आपको जाना पड़ेगा कोई भाषा को सीखने के लिए, बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में होता है। ये बात भी सही है, हमको तो नॉट ट्रू ढूंढना है। अफेक्टिव फैक्टर्स लाइक एंग्जाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एटसेट्रा आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही। तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट का इंस्ट्रक्शन ही चाहिए, यह जरूरी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। द पर्पस ऑफ रिमीडियल टीचिंग इज, मैं बताया हूं क्लास में पहले भी, रिमीडियल क्लास का मकसद क्या होता है। जैसे जब को हम लोगों ने कुछ क्लास लिया, क्लास लेने के बाद मान लो वो चैप्टर खत्म हो गया, वो टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन भी किसी बच्चे को सम पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, कुछ समूह को, बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो आप एक खास दिन में, खास टाइम में एक क्लास रखोगे सिर्फ उन बच्चों के लिए जिस बच्चे को वह पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में नहीं आया है, तब आप उसको बोलेंगे रिमीडियल टीचिंग, रिमीडियल क्लास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन सी में उसी बात को कह रहा है। टीच अगेन, फिर से दोबारा पढ़ाना, द लैंग्वेज, उस भाषा को, आइटम्स, उस भाषा में जो भी टॉपिक है उसको, नॉट प्रॉपरली लर्नड,
उन लोगों के लिए जो ठीक से नहीं सिखाया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 87 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, लिसनिंग कंप्रीहेंशन इज ए और एन। सुनना, सुनकर समझना, ये कैसा है? पैसिव स्किल है, एक्टिव स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है, रीजनिंग स्किल है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल डी गलत जवाब है। पैसिव स्किल है। पैसिव स्किल कहने का मतलब जिसमें आप कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, उसको बोलोगे आप पैसिव स्किल। जैसे कि जब हम लोग कुछ सुनते हैं, उसको क्या होता है, बिल्कुल चुपचाप से सुन रहे होते हैं और सामने वाला बोल रहा होता है, तो हमारा कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहता है, तो हम पैसिव स्किल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम स्पीक करते हैं, हम स्पीकर बनते हैं, वक्ता बनते हैं, तब हम एक्टिव स्किल में आ जाते हैं। करेक्ट? तो ऑप्शन ए 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, Which of the following activity is most appropriate in developing language skill? Most appropriate, याद रहे क्वेश्चन को ध्यान देना, क्या वर्ड बाहर है, appropriate नहीं, most appropriate। सबसे ज्यादा उचित क्या, कौन सा एक्टिविटी है लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने में? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? देखो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल, जिसने भी मार्क किया बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल फंक्शन। देखो, पार्टिसिपेटिंग कल्चरल फंक्शन में कैसे लैंग्वेज को डेवलप होगा? जैसे कि हम लोग बोलेंगे ना, कोई रोल प्ले करना, ठीक है, इन ए ड्रामा, यानी किसी ड्रामा में, जैसे स्कूल में कोई ड्रामा हो रहा है, कोई प्ले हो रहा है, मान लो किसी भी टाइप का प्ले है, जैसे मैकबेथ का प्ले है, या क्लास 12 में दी प्रपोजल एक प्ले है, 1 एक्ट प्ले है, एकांकी है, या हिंदी का कोई भी प्ले मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें से आप जब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तब उसका लैंग्वेज ना प्रैक्टिकली और ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट क्या एक्चुअली में, उसको कोई भूमिका निभाना कोई ड्रामा वगैरह में, यानी ड्रामा कहने का मतलब क्या, कल्चरल फंक्शंस वगैरह में उसका पार्टिसिपेट करना। तो ऑप्शन सी 89 का करेक्ट आंसर। 90, क्वेश्चन नंबर 90 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। 60 से हम लोग देख रहे हैं, तो 60 से 90 तक टोटल 30 क्वेश्चंस आ गया। व्हाट शुड बी एम्फसाइज्ड, किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए इन असेसिंग सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी? अगर किसी को सेकंड लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी ले आना है, अच्छा बनना है उसमें, यानी कि इंग्लिश में, तो किस पर ध्यान देना चाहिए? ग्रामर को करेक्ट करना चाहिए, स्पेलिंग को करेक्ट करना चाहिए? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी करेक्ट राइटिंग से तो लैंग्वेज को असेसिंग करना उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एबिलिटी टू यूज सेकंड लैंग्वेज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 90 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विद दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मेरा काम आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड सपोर्ट मी इन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।